Okay, everybody, I hope you can see the screen and you can hear me as well. Good afternoon. Okay, please respond in the chat box. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Okay, cool. Fine. So just tell me what was your homework? Everybody, what is your homework? होमवर्क क्या था आप लोगों का? एक्सरसाइज 151 to 62. एक्सरसाइज 151 to 62. ठीक है. कोई डाउट है 51 से 62 में? ओके, 51 to 55. एनी डाउट? $51 to $55 कोई डाउट? $56 to $60, $52. फाइन. 52 देखो, if z axis is the molecular axis then pi और देखो z axis molecular axis है, यानी इस एक्सिस के अलोंग यदि अप्रोच करवाना है और ये वाली एक्सिस z है, राइट? तो पाई बॉन्ड इसके ऊपर नीचे आगे पीछे बन सकती है. इज दैट क्लियर एवरीवन? जो पाई बॉन्ड है यू कैन एक्सपेक्ट इट अबव दिस एक्सिस, इसके ऊपर और नीचे, इसके ऊपर नीचे, राइट? और आगे पीछे हो सकता है, राइट? तो px प्लस, और लेकिन पाई बॉन्ड जब ओवरलैप होता है तो होगा क्या, हो सकता है सेम ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी py प्लस py होना चाहिए या फिर px प्लस px होना चाहिए. इज दैट क्लियर everybody? Is that clear or not? There are only two options available for us, py और px px. तो obviously इसमें यदि हम देखते हैं so the answer is, everybody tell me what is the answer? It's D, right? Fine. Next बताइए. Ayush is asking 51. Okay, during formation of molecular orbital from atomic orbitals of same atom, the probability of electron density is non-zero in the nodal plane. देखो nodal plane में तो zero ही होगा ना. Everybody, nodal plane में zero होगा. Maximum in nodal plane नहीं. Answer होगा C. ये तो definition होता है ना कि nodal plane में probability zero है. Ayush, is that clear? This is a basic definition कि nodal जो nodes होते हैं वहां पे electron density नहीं होती है. Fine. Next बताओ. 55 तक कुछ और बताओ. 55 तक किसी का कुछ नहीं है, ठीक है. 56 से 60. This is asking 55. Fine. Which of the following orbitals will exhibit sp mixing? देखो sp mixing दिखाने के लिए तुम्हें क्या होना चाहिए, याद है? 14 इलेक्ट्रॉन से कम होना चाहिए, राइट? एवरीबॉडी, 14 इलेक्ट्रॉन से कम होना चाहिए ना sp mixing के लिए, ठीक है? तो उस हिसाब से देखो क्या है, a में कितने इलेक्ट्रॉन है, b2 में 10 है, इसमें कितना है, 14 है. 14 या 14 इलेक्ट्रॉन से कम में sp mixing हम बता सकते हैं. O2 प्लस में 15 है, तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ? 14 इलेक्ट्रॉन से कम या फिर 14 में भी चलता है sp मिक्सिंग. हमने सीखा था ना कि यदि एग्जैक्टली 14 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों तरह के कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं, मतलब sp मिक्सिंग वाला एंड विदाउट sp मिक्सिंग वाला, दोनों अलाउड होते हैं. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स. इज दैट क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट बताइए. 58. पैरामैग्नेटिक क्यों कौन होगा बताओ, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? तो कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखना होगा ना तुम्हें. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना होगा. 58 में जैसे 15 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करोगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा 1 स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2,
पाई 2px2 पाई 2py2 दो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 इज दैट क्लियर। फिर आ जाएगा पाई स्टार, एक से पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर। तो अब ये पैरामैग्नेटिक है या नहीं है बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना इसमें। सो दिस इज पैरामैग्नेटिक एंड गाइस दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट बताइए। ध्रुविल बोल रहा है कि हमने बोला था कि ऑड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, वो तो बिना एमओटी के ना। अच्छा एक बात बताओ, पैरामैग्नेटिक के लिए हमने क्या सीखा है। यदि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी नहीं लगाते हैं और कोई जनरल एटम है जैसे NO2 टाइप, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। यदि ऑड है तो पैरामैग्नेटिक और इवन है तो डायमैग्नेटिक। बट डायटोमिक सिस्टम के लिए हमने क्या सीखा है एवरीबॉडी, डायटोमिक सिस्टम के लिए हमने क्या सीखा है, डायटोमिक में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन, यही हमने सीखा है ना। हमने सीखा है कि यदि कोई नॉर्मल मॉलिक्यूल है उसमें यदि एमओटी नहीं लगता है, डायटोमिक नहीं है, तो हम उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, राइट। If they are found to be even, then it is diamagnetic. If it is odd, then it is paramagnetic. Otherwise, if it is a diatomic molecule, we'll be making use of MOT. Is that clear? Next. तो इसमें आ रहा है 61। Which of the following orders is correct respect to bond dissociation energy? देखो bond order is directly proportional to bond 16A होगा ना ऑप्शन में 16 कौन सा क्वेश्चन है। अरे ए ऑप्शन में, अच्छा 16 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो क्या। हाँ 16 होगा। हाँ हाँ, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो भी तो पैरामैग्नेटिक ही है, ये बोल रहे हो क्या। हाँ ये 16 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक फिर भी होगा ना। देखो ना अभी भी तो पैरामैग्नेटिक ही है। इज दैट क्लियर सिद्धेश, ओके। 61 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये बात सबको पता है एवरीबॉडी। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड का और ज्यादा होगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे ही करना है कंपेयर। N2 प्लस की बात करें 13 इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। N2 माइनस की बात करें 15 इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा, राइट। तो बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा बताओ, N2 प्लस का या N2 माइनस का। नहीं नहीं, ये दोनों का 1.5 ही होगा। 15 पे भी तो 1.5 2.5 ही होगा। अरे 15 पे भी तो 2.5 ही आता है, तो सेम ही होगा ना ये तो। एवरीबॉडी ये समझ में आ रही है बात, यहाँ तो सेम ही आएगा ना। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड एनर्जी भी सेम होना चाहिए। फाइन, लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट। O2 2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन पे 2.5 और O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 पे 2। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोला है करेक्ट किसमें है, तो अब बताओ ये सही होगा, ये तो सही होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। N2 प्लस में 13 और N2 माइनस में 15, 15 पे 2.5। ओके ठीक है, देख लेते हैं। सी NO प्लस में 14 तो बॉन्ड ऑर्डर 3 और NO में 15 तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो ये तो सही ट्रेंड है। आंसर एक्चुअली में इसका फिर ऑल ऑफ दीज होगा।
एक्चुअली N2 प्लस और N2 माइनस की बॉन्ड एनर्जी सेम ही होगी। एक्चुअली बी और सी तो सही है, बट N2 प्लस और N2 माइनस की बॉन्ड एनर्जी सेम ही होगी। इन्होंने आंसर ऑल ऑफ दीज दिया है, चेक करो तो। ए रॉन्ग ही है, ए नहीं होगा लेकिन इसमें ए नहीं हो सकता। ए का आंसर सेम ही होगा, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड से कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड सेम ही है ना ए में, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, बॉन्ड एनर्जी सेम ही होना चाहिए, ठीक है। कुछ डाउट है क्या? श्रेयस, डू यू हैव एनी डाउट? 59 में भी O2 माइनस की एनर्जी O2 प्लस से ज्यादा दी है। अरे वो तो सही है ना, O2 प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन होगा रजत, और O2 माइनस में तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। वो तो सही है ना रजत, इज दैट क्लियर? वो तो बात सही है ना, तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। यहाँ पे थोड़ा सा पंगा कर रहे हैं, N2 प्लस और N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो बॉन्ड एनर्जी भी सेम होना चाहिए। आंसर ऑल ऑफ दीज दिया है, आंसर इसका बी और सी होगा। तो एंटी बॉन्डिंग में H2 माइनस का इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब पूछना क्या चाह रहे हो आयुष? N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हाँ N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, तो बॉन्डिंग का डिस्टेबलाइज होगा, और N2 प्लस में तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से निकल रहा है। बट वैसा डायरेक्ट कोई लॉजिक है नहीं, हम बॉन्ड ऑर्डर कोई बॉन्ड स्ट्रेंथ से बात करेंगे। और किसी का कोई डाउट है क्या? इसका आंसर बी और सी होगा एवरीबॉडी, डोंट वरी। कैसे ज्यादा होगा? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से क्या होता है? टोटल बॉन्ड ऑर्डर देखना होता है ना हमें। आयुष क्या बोलना चाह रहे हो तुम? बॉन्ड ऑर्डर सेम आया है ना, हमें बॉन्ड बनाने के लिए एनबी माइनस एनए देखना होता है, हमने तो यही पढ़ा है ना। बॉन्ड यदि हमें बनाना है तो एनबी माइनस एनए देखना होता है कि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना आ रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो सेम बोल रहा हूं, और क्या। बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो सेम बोल रहा हूँ, बॉन्ड एनर्जी, और कोई तरीका है ही नहीं, बॉन्ड ऑर्डर से ही कंपेयर करते हैं। देखो आंसर बनाने के लिए हम थ्योरी नहीं बना सकते हैं, हम थ्योरी से आंसर लाएंगे। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? आंसर लाने के लिए तो हम थ्योरी नहीं बनाएंगे ना, अलग कर देंगे कुछ। आगे बढ़ सकते हैं। O2 O2 माइनस और O2 प्लस में दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और O2 प्लस में 15। 15 पे 2.5 और 17 पे 1.5, सेम कैसे होगा? अलग अलग होगा ना। इज दैट क्लियर? रजत, इज दैट क्लियर? रजत, इज दैट क्लियर? ओके, कैन यू प्रोसीड नाउ? 62, 62 एक बार देख लेते हैं, 62 में क्या है। होमो, देखो याद आ रहा है, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। तो F2 माइनस का देखो क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है F2 माइनस में? 19। 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz 2 पाई 2px 2 पाई 2py 2, राइट। तो ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 4 14। देन इट इज
पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ये हो गया 18। फिर हो गया सिग्मा स्टार 2pz, काउंट करो 19 हुए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 14 18 19। हाँ, तो इसका होमो क्या है बताओ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्या है, सिग्मा स्टार 2pz है ना, ये होमो है। एवरीबॉडी ये बात आपको क्लियर है, स्टेटमेंट 1 दिस इज आर होमो, yes or no, this is homo highest occupied molecular orbital। statement 2 bond order of O2 minus, देखो O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 15 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा एवरीबॉडी, 15 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 2.5, और 17 होने के कारण इसका क्या आएगा 1.5। ये समझ में आ रही है बात। तो बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस का कम है ना इससे, तो ये स्टेटमेंट जो है, ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स था। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है या ट्रू है एवरीबॉडी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना, अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स एवरीबॉडी, S2 इज ट्रू और फॉल्स, कैन यू हियर मी, कोई नहीं बोलोगे, एवरीबॉडी कैन यू हियर मी, अरे आवाज नहीं आ रही है क्या, फॉल्स, हाँ ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फास्ट फॉल्स है। कैन आई स्क्रॉल डाउन, डू यू वांट टू राइट दिस, ये लिखना है या नहीं लिखना है, कैन आई स्क्रॉल डाउन और यू वांट टू राइट इट, ओके फिर राइट इट डाउन। Okay, S3, NO plus is more stable, NO plus is more stable than C2 plus, N2 plus। देखो NO plus में 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, N2 plus में 13 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5 हो गया, ये तो ट्रू है ना एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, इज इट क्लियर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट 4 आया, C2 is more stable than C2 plus, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s जस्ट 2 सिग्मा स्टार 2s2, कितने हो गए 8, ठीक है, पाई 2px2 पाई 2py2। तो अब देखो बॉन्डिंग में कितना है, 1 2 3 1 2 ही सॉरी 4 4 8, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 8 माइनस 4, ये बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, तो इसके केस में 2.5 आएगा, इसके केस में 2 आया तो इसके केस में 1.5 आएगा, राइट, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, तो ये तो ट्रू है ना एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर, तो आंसर क्या बना, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है, डी होगा आंसर। रिटर्न, रिटर्न और नॉट एवरीबॉडी, रिटर्न और नॉट, सो कैन वी स्टार्ट द टॉपिक नाउ। देखो हमारा लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, आज चैप्टर हो जाएगा खत्म, रिटर्न एवरीवन। तो अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी बताइए, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर दे सेम,
देखो एक्सटेंट का मतलब क्या है, extent of hydrogen bonding depends, H bonding depends on number of active hydrogen, number of active hydrogen atoms available for hydrogen bonding. Is that clear? Extent of hydrogen bonding depends on number of active hydrogen available for hydrogen bonding. ये समझ में आ रहा है? जैसे खुद सोचो H2O है, ठीक है ना, और NH3 है, तो अभी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें बेहतर होगा? एक्सटेंट इसमें 3 हाइड्रोजन है एक्टिव और इसमें 2 हाइड्रोजन एक्टिव है, तो यहाँ एक्सटेंट तो इसमें बेहतर होगा। ये समझ में आ रहा है? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कितने हाइड्रोजन एटम बना रहे हैं बॉन्ड। अरे ये समझ में आ रहा है? एक्सटेंट का मतलब है कि कितने हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? कितने हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, तुम लोग प्राइवेट चैट में किसी को मैसेज वैसेज तो नहीं करते हो ना? करते हो क्या? पूछ रहा हूँ, मुझे ऐसा सुनने में आया है, इसलिए मैंने अभी प्राइवेट चैट डिसेबल कर दिया है। ओके, पब्लिक कर दूं? ठीक है, पब्लिक कर दिया। रिटर्न एवरीवन, ये बात समझ में आ गई कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है, राइट? जैसे मान लो NH3 में 3 अवेलेबल है, तो ज्यादा बेहतर होगा। H2O में 2 अवेलेबल है, तो उतना मतलब बेहतर इन द सेंस कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो एक्सटेंट ज्यादा है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन अवेलेबल है वो कितना अच्छे तरीके से बॉन्ड हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसकी, लेट अस से, अच्छा बताओ H2O2 और H2O में स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बेहतर H2O में होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो H2O में बेहतर होगा क्योंकि यहाँ -2 चार्ज है और यहाँ -1 है। बट एक्सटेंट की बात करें तो एक्सटेंट, एवरीबॉडी, एक्सटेंट किसमें ज्यादा होगा? एक्सटेंट सेम होगा। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन तो दोनों में बराबर है, बट यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है। ये समझ में आ रहा है? यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है तो हाइड्रोजन ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, तो एक्सटेंट यहाँ पे बेहतर होगा। अरे यहाँ एक्सटेंट का मतलब ये होता है, हाँ यू कैन टेक द नोट साक्षी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है एवरीबॉडी, ये बात समझ में आ रही है? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है या तो हाइड्रोजन भी ज्यादा होगा, अरे साक्षी उसके बात नहीं कर रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि किसी को कुछ भी अनाइंग मैसेज भेज देते हैं, ये वन बी फ्रेंड्स, इस तरह का मैसेज भी करते हैं बच्चे। उसके लिए मैंने बोला प्राइवेट चैट तो होस्ट से, तुम होस्ट से आप लोग कर ही सकते हो, टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे क्लास में क्या होता है, क्लास में बच्चे क्या करते हैं जब टीचर पढ़ाते हैं तो आपस में भी बात करते हैं, तो अभी ऑनलाइन में भी यदि प्राइवेट चैट इनेबल करूँ ना तो बच्चे भी क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो मैं बंद कर रहा हूँ। ओके फाइन, रिटर्न एवरीवन, ये बात समझ में आ रहा है? अरे अब रहने दे भाई, रहने दे, हो गया, मैं समझ गया।
अब बात कर लेते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब या तो हाइड्रोजन ज्यादा हो या फिर ऑक्सीजन ज्यादा हो। इज दैट क्लियर? जैसे मान लो इधर दो ऑक्सीजन है और इधर एक ही ऑक्सीजन है, इस केस में दो ऑक्सीजन है और इधर एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एक्सटेंट बेहतर है, राइट? इज दैट क्लियर? तो एक्सटेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, या तो हाइड्रोजन ज्यादा हो या तो ऑक्सीजन ज्यादा हो। इज दैट क्लियर? बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अरे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब तुम्हें क्या समझाया था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब तुम्हें ये समझाया था कि जैसे होता क्या है, एचएफ की बात करें तो एक हाइड्रोजन जो है एचएफ में वो अट्रैक्ट होता है, जैसे ये लिख लिया है सबने? एवरीबॉडी ये लिख लिया है नहीं लिखा? ओके ओके, देन राइट इट डाउन फास्ट। डन। ओके, तो अब देखो एक्सटेंट का मतलब क्या है। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये H2O2 है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन अट्रैक्ट होता है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, FO या N के तरफ। तो या तो हाइड्रोजन ज्यादा हो या फिर ये कोई ज्यादा हो। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अब ये दोनों में से कोई भी इंटरेक्शन ज्यादा हो, जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मान लो 20 कपल आए हुए हैं एक पार्टी में, 20 कपल, मान लो ए बी करके 20 कपल, ठीक है? तो अब मान लो कुछ कपल नहीं भी हैं, कुछ सिंगल लोग अभी आए हैं, तो अब इंटरेक्शन जो हो रहा है ऑब्वियसली यहाँ भी कोई बॉन्ड बनने वाला नहीं है। तुमको ये समझ में नहीं आता है कि यदि नंबर ऑफ ए या फिर नंबर ऑफ बी ज्यादा है तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन ज्यादा होंगे ना। ये समझ में आ रहा है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ अट्रैक्शंस पॉसिबल हैं उसकी बात कर रहे हैं। एक्सटेंट का मतलब है कितने नंबर ऑफ अट्रैक्शंस पॉसिबल हैं। अब जैसे मान लो, ठीक है, अब तो समझ में आ ही रहा होगा ना। यहाँ पे एक्सटेंट का मतलब है, एक्सटेंट का मतलब है नंबर ऑफ अट्रैक्शंस, नंबर ऑफ पॉसिबल अट्रैक्शंस। कितने पॉसिबल अट्रैक्शंस हो सकते हैं, तो उसके लिए या तो हाइड्रोजन ज्यादा हो या फिर F और N तीनों में से कोई ज्यादा हो। आगे बढ़ सकते हैं अब। अट्रैक्शन ही है ना ये, इंटरैक्शन तो अट्रैक्शन ही है ना यहाँ पे, भावेश। रिटर्न। फाइन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। देखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ H बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर में अंतर समझ में आ रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे ये, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, तो ये इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन, इट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन, क्या बताओ,
टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इज दैट क्लियर? दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर बोलेंगे, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलेंगे बताओ? इट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल। ये समझ में आ रहा है? एक मॉलिक्यूल के अंदर ही। इज दैट क्लियर? तो इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे देखो क्या होता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एवरीबॉडी डू यू सी अ 6 मेंबर्ड रिंग? यहाँ पर एक रिंग बनती दिखाई दे रही है आपको? देखो तो यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि 6 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है। तो अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ना रिंग प्लेनर होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे आई विल गिव यू द कंडीशन। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि रिंग प्लेनर होना चाहिए और 6 मेंबर की रिंग बन जाती है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिससे स्टेबलाइज हो जाता है ये, इसलिए ये बनता है। राइट इट डाउन, पहले ये लिख लीजिए आप लोग। रिटर्न 1 सेंटीमीटर ऊपर स्क्रॉल करूं, ये लो। जो सर्वेश श्रेयस जो कन्फर्मेशन आइसोमर्स में होता है साइक्लोहेक्सेन में, वो इंट्रामोलिकुलर होता है ना। अच्छा, वहां तो इंट्रामोलिकुलर ही होगा ना। तुम एक्सियल 1 2 डाई एक्सियल 1 3 डाई एक्सियल उसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ, वो तो इंट्रामोलिकुलर ही होता है। वापस बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। पहले ये लिख लिया तुम लोगों ने? देखो डायग्राम मैं बना देता हूँ। देखो डायग्राम क्या है, तुम्हारा ये कंपाउंड है। जस्ट मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ, नीचे स्क्रॉल करके। ये नाउ कैन यू सी a 6 membered ring formed? 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग दिख रही है आपको? तो यहाँ पे 6 या फिर 5 मेंबर्ड रिंग होना चाहिए। 6 या फिर 5 मेंबर्ड रिंग, सॉरी, दिस इज मेंबर्ड रिंग्स इन अ प्लेन। 6 या 5 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए जो कि एक प्लेन में हो, ठीक है? एंड देयर शुड बी मिनिमम स्ट्रेन। स्ट्रेन ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब रिपल्शन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, यहाँ 6 मेंबर की रिंग बन रही है, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। आपके बुकलेट में कुछ और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, वी कैन आल्सो कंसीडर दैट। 5 और 6 मेंबर रिंग जो होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं। और जैसे ये देखो, ये लेट्स से दिस इज योर, यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे भी कितने मेंबर की रिंग बन रही है एवरीबॉडी? देखो 1 2 3 4 5 6, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है?
OH की जगह क्या पूछना चाह रहे हो, OH की जगह H होता तो भी हाँ बन जाएगा। जब भी मॉलिक्यूल में 5 और 6 मेंबर की रिंग बन जाती है ना, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तुम जो कन्फर्मेशन आइसोमर में पढ़े हो वो भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही था, ठीक है ना। और यहाँ पे यदि ये प्लेन में रहे तो रिंग शुड बी प्लेनर, रिंग यदि प्लेन में रहे तो भी बहुत अच्छी बात है। रिंग प्लेन में ना भी रहे तो भी हो जाता है, बट रिंग प्लेन रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये कंडीशंस हैं, कंडीशंस किसके लिए, फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मर में क्या बोल रहे हो, 6 मेंबर रिंग होना चाहिए क्या। देखो साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मर में भी 6 मेंबर की रिंग होनी चाहिए। रिटन एवरीवन, गूगल करके देख सकते हो, यू विल फाइंड एन इमेज। ठीक है श्रेयस, ये डाउट है, गूगल करके देख लो, यू विल फाइंड द इमेज। और शुड आई शो इट टू यू, उसमें टाइम लग जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ, मैं दिखा दूं या देख लोगे खुद से। यू कैन चेक, दे आल्सो फॉर्म 4 और 5 मेंबर्स रिंग, और वो रिंग बनाते ही हैं। देखो एक्चुअली तुमने 1-2 पोजीशन पे पढ़ा है या 1-3 पोजीशन पे पढ़ा है, ये बताओ। तुमने 1-2 डाइएक्सियल पढ़ा है या 1-3 पढ़ा है, अरे बताओ 1-2 पोजीशन पे पढ़ा है या 1-3 पे पढ़ा है, बताओ। श्रेयस तुमने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है कन्फर्मेशन के अंदर, वो 1-2 पे पढ़ा है 1-3 पे पढ़ा है। तो 1-2 पे जब पढ़ा है तो उसमें भी एक CH2 यदि लगा दोगे तो भी 4-5, तो यहाँ पे 5 और 6 बनने चाहिए। जहां जहां 5 और 6 बनेगा वहां वहां पॉसिबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। ठीक है, मिनिमम स्ट्रेन वाला रिपीट करूं। अच्छा देखो मिनिमम स्ट्रेन का मतलब क्या है, ये यदि ग्रुप्स बहुत ज्यादा बल्की हैं, यदि ये वाले ग्रुप्स बहुत ज्यादा बल्की हैं और जो रिपेल करने लगेंगे तो ये पॉसिबल होगा क्या। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। यदि ये बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप्स हैं तो ये ऑब्वियसली रिपेल करने लगेंगे और वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स होने चाहिए। इज दैट क्लियर। अरे जैसे यहाँ पे वही CH3 होल 3 लगा दो और यहाँ पे भी CH3 होल 3 लगा दो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगा ना। वही बोलना चाह रहा हूँ मैं। रिटन एवरीवन, 1-3 में भी होगा। श्रेयस तुम कंफर्मेशंस पे देखो, वहां पे 7 मेंबर्ड रिंग में भी एक जगह पे हो जाता है, बट वो पुअर होता है। इज दैट क्लियर। कंफर्मेशंस की बात कर रहे हो तो वहां 7 मेंबर्स तक दिखाते हैं लेकिन वो पुअर ही होता है। यदि वो प्लेन में लाई कर रहा है सेम लाइन में तो 7 मेंबर्ड रिंग तक कंफर्मेशंस में हम बनाते हैं, ठीक है। बट वो पुअर होगा। बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 5 या 6 मेंबर की रिंग होनी चाहिए। रिटन एवरीवन, और किसी को कोई डाउट है। कुछ केसेस में 7 मेंबर तक भी दिखाते हैं। एवरीवन, और किसी को डाउट है, आगे बढ़ सकते हैं। अरे 1-3 पोजीशन में, अरे यार एक बात बताओ, 1-3 पोजीशन में क्या लगा है, डोंट यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ तुम्हारा सिर्फ अल्कोहल लगा है या फिर मिथाइल CH2OH ग्रुप लगा है, तुम्हें नहीं लगता ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तुम डायरेक्टली पोजीशन से नहीं पूछ सकते हो, उसमें और भी सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है वहां पे। 1-2 1-3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या लगे हैं, क्या वो डायरेक्टली हाइड्रोजन लगा है,
OH लगा है या CH2OH लगा है, these things are also important. So what I'm trying to make you understand कि 5 और 6 पे सबसे अच्छा स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कन्फर्मेशन में कुछ जगह पे 7 मेंबर में भी बता देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यदि वो सेम प्लेन में लाइक करे तो, ठीक है, बट वो रिलेटिवली कम स्टेबल होगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। वी कैन नॉट टेल यू डायरेक्टली बाय पोजीशंस, वी नीड टू सी व्हाट आर द सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं श्रेयस? फाइन। अब हम बात करेंगे कि देखो अब क्या क्या है। इंटर मेटा पोजीशन तो बेंजीन रिंग में होता है, उसके कंफर्मेशन तुमने कैसे पढ़ लिए? मेटा पोजीशन तो गलत ही बोल रहे हो फिर। मेटा पोजीशन थोड़ी साइक्लोहेक्सेन में होता है। Let us come back to intermolecular hydrogen bonding. And intramolecular hydrogen bonding. लास्ट स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ लास्ट पेज पे किया है मैंने? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यही बताया ना कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा कम है उसका, उसमें ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कितने हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, कितना तरह का इंटरैक्शन हो रहा है, ये अट्रैक्टिव अट्रैक्शन ही है। खैर इंटरमोलिकुलर की बातें करेंगे तो देखो ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। ये समझ में आ रहा है सबको? ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ाएगा? डिक्रीजेस वेपर प्रेशर, डिक्रीजेस वेपर प्रेशर, वोलेटिलिटी एक्सेट्रा। ये समझ में आ रहा है? देखो इसका मतलब क्या है, जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं HF HF, ठीक है, इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस, ये दोनों बॉन्डेड हैं, इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात तो हमने कर ली। अब मान लो तुम इस किसी एक मॉलिक्यूल को हीट दोगे तो ये पूरा सिस्टम एक दूसरे को पकड़ के रखा है, तो इनको अलग करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। इज दैट क्लियर? सबने एक दूसरे को पकड़ के रखा है तो इनको अलग करना डिफिकल्ट होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब होता क्या है, ये मॉलिक्यूल जल्दी वेपर फेज में जाएंगे नहीं तो इनका वेपर प्रेशर कम होगा। वोलेटिलिटी मतलब वोलेटाइल समझते हो, एबिलिटी टू बर्न, है ना। तो अब वोलेटाइल नहीं होगा, जैसे पेट्रोल तुरंत जल जाता है, टंकी खोल दो बाइक का और रात भर सो जाओ, पेट्रोल गायब हो जाएगा। बट पानी का ग्लास को खाली छोड़ दो, रात भर कुछ नहीं होगा उसको, सुबह भी तुमको उतना पानी मिलेगा। रीजन क्या है? पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है H2O में, जिसके कारण वो नहीं जाता वेपर फेज में जल्दी। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ाता है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ाता है, वेपर प्रेशर कैसे कम करता है और वोलेटिलिटी कैसे कम करता है। इज दैट क्लियर? डिक्रीजेस वेपर प्रेशर। अच्छा, वेपर में जाने की टेंडेंसी यदि ज्यादा होगी तो ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। इज दैट क्लियर श्रेयस? यदि गर्म करोगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर में जाएंगे। तो वेपर में क्यों जा रहे हैं बताओ? वेपर में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनका निकलना ऊपर आसान है, इनके बीच का इंटरेक्शन कमजोर है। तो अब जब इंटरेक्शन मजबूत होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स जाएंगे ही नहीं, जिसके कारण वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? वेपर प्रेशर कम कैसे होगा, ये समझ में आ रही बात? ओके okay. अच्छा इधर क्या होगा बताओ? इसमें उल्टा होगा, इसमें उल्टा होगा। समझ में आ रहा है क्या?
ये सारी चीजें उल्टा कर देगा। लाइक इट डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, बीपी लिख दू तो चलेगा ना, वेपर प्रेशर वीपी, इट इन डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजेस वेपर प्रेशर एंड वोलेटिलिटी। ये समझ में आ रहा है कैसे एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है कैसे? अब देखो क्या है, मान लो ये इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, लेट अस से दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ये है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जरा समझने की कोशिश करो, इनके बीच में तगड़ी इंटरेक्शन है, राइट, इनके बीच की इंटरेक्शन काफी तगड़ी है। तो अब इनके बीच की इंटरेक्शन काफी तगड़ी है, उससे क्या हो रहा है जरा समझते हैं इस चीज को। उससे होगा क्या, ये हाइड्रोजन तो इसकी तरफ अट्रैक्टेड है, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होगा ही नहीं। मान लो तुम हो और तुम्हारे बगल में तुम्हारा दोस्त है, तुमने अपने हाथ से दूसरे हाथ पकड़ रखा है, यानी अपना दोनों हाथ तुमने पकड़ा हुआ है कुछ इस तरह से, तो तुम नहीं समझते हो कि दूसरा की तरफ इंटरेक्शन होगा ही नहीं। ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, देखो अब यदि ये अपना कान पकड़ के बैठा है, जैसे मान लो कोई एक बच्चा है जिसने अपने दोनों कान पकड़ के बैठे हुए, तो ऑब्वियसली वो दूसरे को पकड़ नहीं रहा है, तो उसको खींचना आसान होगा ना। ये समझ में आ रहा है क्या? अरे ये हाइड्रोजन जो है खुद के ही मतलब एटम्स के साथ बॉन्डेड है, तो ये अकेला पड़ जाएगा ना। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये हाइड्रोजन जो है ये दूसरे की तरफ नहीं, खुद के साथ ही बॉन्डेड है, खुद के दूसरे एटम के साथ, तो ये अकेला पड़ गया। इज दैट क्लियर? दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। अच्छा जैसे मान लो तुम्हें इस बच्चे को पीटना है जो किसी और से बात नहीं करता, तो इसको तो पीटना रिलेटिवली आसान होगा ना, क्योंकि इसका किसी और के साथ इंटरेक्शन है ही नहीं। बट जो मिलके रहते हैं उनको खींचना आसान होगा, मुश्किल होगा, बिकॉज ये सब एक दूसरे को पकड़े हुए हैं और ये इससे इनका एक दूसरे से कोई मतलब है ही नहीं। तो इनको तो खींचना आसान होगा, इनको ऊपर भेजना आसान होगा, तो ऊपर भेजना आसान होगा तो बॉयल जल्दी कर जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और ज्यादा वोलेटाइल होगा। इज दैट क्लियर? रिटन एवरीवन? रिटन और नॉट? ओके। वोलेटाइलिटी मतलब, वोलेटाइल का मतलब जल्दी जल जाए, ज्वलनशील, जो जल्दी जले, समथिंग विच बर्न्स इजीली इज कॉल्ड वोलेटाइल, लाइक कैम्फर। नैफ्थलीन बॉल्स देखो, रखो गायब हो जाता है। ऑर्किड एक्सट्रैक्ट देखे हो, सो दे आर हाईली वोलेटाइल। ऐसा लिक्विड जो तुरंत वेपर में बन जाए, कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल। इज दैट क्लियर? जो जल्दी एवापोरेट करे उसको ज्यादा वोलेटाइल बोलेंगे, और जो एवापोरेट ना करे वो वोलेटाइल कम है। जैसे पानी रख दो एक बाल्टी, 3-4 दिन तक वैसे ही रहेगा, वो नहीं जल्दी जाएगा, खत्म नहीं होगा। बट एक बाल्टी पेट्रोल रख दो, देखो कि क्या होता है, 2-3 दिन के बाद पेट्रोल गायब हो जाएगा। तो कौन ज्यादा वोलेटाइल हुआ? पेट्रोल ना, तो वही बात है।
रिटर्न आगे बढ़ जाएं। ओके अब देखो हम लोग कुछ देखने वाले हैं एग्जांपल्स। पहले तो एप्लीकेशंस देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस क्या है? देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से ना इट कैन चेंज द फेज, इट कैन चेंज द फेज, फेज समझ रहे हो, और इट कैन चेंज द स्टेट। देखो H2O गैस होता है, सॉरी लिक्विड होता है, बट H2S गैस होता है, जबकि मोलर मास इसका ज्यादा है, मोलर मास H2S का ज्यादा है। तो हायर मोल अब तो ये है गैस और ये है लिक्विड। तो ये समझ में आ रहा है कि ये लिक्विड क्यों है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी ये लिक्विड क्यों है, कुछ समझ में आया? अरे नॉर्मली जिसका ज्यादा मोलर मास होता है वो होता है लिक्विड या फिर सॉलिड। तो इसका रीजन ये है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की काफी तगड़ी पॉसिबिलिटी है। वाटर का एक मॉलिक्यूल टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? 1 molecule of water can form maximum 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। तो बड़ी तगड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इसके अंदर। और यही वजह है कि H2O एग्जिस्ट एज लिक्विड, और ये लिक्विड होने के साथ साथ इसको तो आग बुझाने के लिए यूज करते हैं, तुम्हें पता ही है बात। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनफैक्ट H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी बेहतर है, इट इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। आग लगेगा तो क्या करोगे? पानी डालोगे ना। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिटर्न एवरीवन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही तो H2O जल्दी जलता नहीं है। इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता तो जल्दी जलेगा नहीं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही तो है। आग बुझाते क्यों है? बिकॉज एनर्जी जल्दी इसको इसका हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ नहीं पाता। ठीक है श्रेयस, इज दैट क्लियर? अच्छा ऐसा कौन सा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, बताओ? जितने लिक्विड्स तुम जानते हो उनमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, पता है? व्हाट आर द लिक्विड्स दैट यू कम अक्रॉस इन योर लाइफ, और उसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? मर्क्यूरी छोड़ दो, मर्क्यूरी इज अ मेटल। मर्क्यूरी छोड़ दो। तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा क्यों है श्रेयस? स्पेसिफिक हीट ज्यादा इसलिए है क्योंकि वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, उसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो है। इज दैट क्लियर? अरे स्पेसिफिक हीट ज्यादा है इसका मतलब इसका रीजन क्या है? व्हाई इज स्पेसिफिक हीट हाई? बिकॉज इट कैन, मतलब ज्यादा हीट स्टोर कर सकता है। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जल्दी बॉन्ड टूटते ही नहीं है। इज दैट क्लियर? कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके
देखो solubility in water, solubility in water, अच्छा solubility in water, ये सबको समझ में आ रहा है? देखो तुमने पढ़ा होगा लाइक डिजोल्व लाइक, यानी पोलर पोलर में घुलेगा, राइट? ये पढ़ा है ना सबने, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी पोलर पोलर में घुलेगा। लेकिन पानी में चीनी घुलता है? डू यू थिंक शुगर डिजोल्व्स इन वाटर? एवरीबॉडी, डज शुगर डिजोल्व इन वाटर? अमन सेज नो। वाह, चीनी पानी में नहीं घुलता है। तो क्या रीजन है? रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, जैसे अल्कोहल C2H5OH, ये पानी में घुल जाता है, तो इसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। एसिटिक एसिड पानी में घुल जाता है, रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अमोनिया पानी में घुलता है, व्हाट इज द रीजन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी में घुलते हैं। फॉस्फीन जो है NH3 पानी में घुलता है, बट PH3 पानी में नहीं घुलता, लेस सॉल्युबल। इसका रीजन क्या है? इनके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर को भी तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिटन एवरीवन? हाउ? अरे जैसे मान लो C2H5OH है, इथेनॉल, और ये वाटर है, तो ये इथेनॉल का जो डेल्टा नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन जो है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये हाइड्रोजन, नॉर्मली जो लिक्विड हम लोग पढ़ते हैं उसमें जिनमें हम इनकाउंटर करते हैं, और जो कॉमनली अवेलेबल है, दैट इज वाटर, एंड दैट इज व्हाई वाटर इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है प्रणव? जो सबसे कॉमन अवेलेबल लिक्विड जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज वाटर, एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। रिटन एवरीवन? अच्छा, तुमने कभी दो आइस क्यूब्स रखे हैं बैक टू बैक? PH3 पानी में क्यों लेस सॉल्युबल है? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता भावेश। यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इज दैट क्लियर? नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भावेश, इज दैट क्लियर? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। अरे यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है भाई? एक्टिव हाइड्रोजन अवेलेबल है यहाँ पे? नहीं है ना? अरे तो ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा ही नहीं ना इस फास्फोरस की तरफ। हमने ये तो शुरू में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट किया था तो उसकी बात करी थी कि वही हाइड्रोजन जो H, O, F और N के साथ बॉन्डेड होते हैं, वही पार्टिसिपेट करते हैं। इज दैट क्लियर? रिटन एवरीवन? तेजस खतरनाक लोग हो जाते हैं। अच्छा, पानी में मैंने बोला था लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो नमक क्यों घुलता है पानी में बताओ? क्योंकि वो पोलर है। दो चीजें हैं, या तो पानी पोलर है तो इसलिए घुल जाएगा, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है? मीथेन नहीं घुलता है पानी में, जबकि हाइड्रोजन तो उसमें भी है। क्या रीजन है बताओ? एवरीबॉडी, इज मीथेन soluble in water? Why? Because there is no active hydrogen bonding. Is that clear? Alcohol is soluble in water. What is the reason? वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। आगे बढ़ जाए। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके, देखो इट कैन ऑल्सो अफेक्ट,
एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, देखो ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ भी अफेक्ट कर सकता है। It can also affect acidic or basic strength. Let us see how. Just a minute. अरे बताया तो आदित्य, liquid with highest boiling point which is normally available around us is water. अरे पॉइंट का नंबर डज इट मैटर? तुम लोग इस तरह का सवाल क्यों पूछते हो यार? मतलब कौन सा पॉइंट है? आप सीक्वेंस देखो ना कितना बना है, मैं पॉइंट नंबर याद नहीं रखता हूँ, मैं तो सीधा एरो लगा देता हूँ। इससे क्या होता है, मैंने 1 के बाद 3 लिख दिया तो मुझे पता नहीं चलता, तो मैं सीधा एक एरो लगा के पॉइंट नंबर लिखता ही नहीं। डन, कैन वी टॉक अबाउट इट? देखो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, और ये है पैरानाइट्रोफिनॉल। तुम्हें क्या लगता है कौन सा ज्यादा एसिडिक है? एवरीबॉडी, आउट ऑफ 1 and 2 which one is more acidic? Everybody, which one is more acidic? See, 2 is more acidic. ये समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि इसका ये वाला हाइड्रोजन तो निकलेगा ही नहीं, यहाँ पे ये कर चुका है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे ये कर चुका है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, तो अब ये H प्लस रिमूवल डिफिकल्ट हो गया, यहां से ये H प्लस निकलेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन में H बॉन्डिंग है बट इट्स नॉट इंटरमोलिकुलर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर श्रेयस? यहाँ पे इंटरमोलिकुलर है, तो ये हाइड्रोजन यदि दूसरे की तरफ बॉन्डेड होता है ना, ये हाइड्रोजन यदि दूसरे की तरफ बॉन्डेड होता है तो इसका निकलना आसान हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है तुम्हें? यदि ये हाइड्रोजन दूसरे की तरफ बॉन्डेड होता है तो इसका निकलना आसान होगा, बट यदि खुद की तरफ बॉन्डेड है तो निकलना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे H प्लस रिमूवल इजी है। दूसरा क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल गैस होता है और पैरानाइट्रोफेनॉल जो है वो लिक्विड होता है। ये समझ में आ रहा है क्यों? एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हमने पढ़ा था ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेपर प्रेशर कम कर देता है, सब कुछ कम कर देता है, राइट? तो अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका वेपर में जाना बहुत आसान है, तो ये एक तरह से गैस होता है। जो अलग थलग रहता है बिल्कुल, उसके बीच के इंटरेक्शन कमजोर है और वो गैस होगा, और जो मिलजुल के रहता है उसके बीच का इंटरेक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग है तो वो लिक्विड हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं?
Written everyone? Okay. Species which are extensively H bonded are more viscous. ये समझ में आ रहा है? Viscosity समझ में आ रहा है? Viscosity जैसे ये एग्जांपल है, दिस इज ग्लिसरॉल, दिस इज ग्लिसरॉल, इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की काफी पॉसिबिलिटी है, जिसके अंदर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होता है, इस तरह से लेयर्स में चलते जाता है। एवरीबॉडी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कस मींस, अरे जो लिक्विड ज्यादा गाढ़ा होता है, जैसे एक पानी को सरफेस पे रख दो, एक ड्रॉपलेट को, तो जो जल्दी जल्दी मूव करेगा ना, वो ज्यादा विस्कस है, और जो धीरे धीरे मूव करेगा वो कम विस्कस है। क्या उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, उल्टा। जो जल्दी मूव करे वो कम विस्कस है, ठीक है, और जो कम मूव करे वो ज्यादा विस्कस है। जैसे कोई गाढ़ा लिक्विड पानी में जमीन पे रखोगे तो वो मूव करता ही नहीं है, so that is very highly viscous. Is that clear? Viscosity is resistance to flow. Viscosity is resistance to flow. ठीक है, ये एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन, these are the applications of hydrogen bonding. Is that clear? Written everyone? Everyone done? Okay, just a minute. ये एच, अच्छा ये क्या टॉपिक चल रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एवरीबॉडी, व्हाट आर वी स्टडीइंग? वी आर स्टडीइंग एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अपना यही टॉपिक है। देखो, ये है एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये एप्लीकेशन चल रहा है कि इसका यूज क्या क्या हो सकता है। इसको तुम इफेक्ट भी समझ सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये चीजें होती है, देखने को मिलती हैं। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखो, कई बार क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज करता है, ये बात तो तुम्हें समझ में आएगी। अब कुछ केसेस है, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज चेंज करता है। सबसे पहला जो है वो है कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड डाइमराइजेज, एसिटिक एसिड डाइमराइजेज इन वेपर फेज। यदि वेपर में रखोगे इसको ना, तो ये डाइमराइज हो जाता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है एवरीबॉडी? रीजन ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। डाइमराइजेशन का मतलब समझ में आता है सबको? डाइमर मतलब हमने पढ़ा तो था केमिकल बॉन्डिंग के स्टार्टिंग में, डाइमर पॉलीमर क्या होता है। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ गए तो डाइमर, जब बहुत सारे जुड़ गए तो पॉलीमर।
ठीक है, इतना ही नहीं, HCO3 माइनस है, बाइकार्बोनेट आयन, इट ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन KHCO3। KHCO3 में डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कुछ इस तरह से। और इन NaHCO3 HCO3 minus exists as a polymer, ये एक पॉलीमर की तरह एग्जिस्ट। रिटन एवरीवन? डाइमर के बाद, डाइमर इन KHCO3, बिकॉज वाई ओनली वेपर फेज एसिटिक एसिड, क्योंकि सॉलिड में और लिक्विड में जब पानी में घुला हुआ रहता है तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है श्रेयस, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो तभी इंटरेक्ट करेगा ना जब कुछ और ना हो। और सॉलिड स्टेट में यदि सूखा इसका पाउडर भी आता है तो उसमें तो कोई दिक्कत। बेंजीन में भी यही होगा, तुम एसिटिक एसिड को बेंजीन में भी डालोगे तो भी डाइमराइज कर जाएगा, बिकॉज बेंजीन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता इसका। डन। ओके, अब एक चीज और है, देखो एक सॉल्ट होता है KHF2, ये एग्जिस्ट करता है, बट KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता। ये समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, K प्लस है, F माइनस है और HF है। तो अब होता क्या है K प्लस और F माइनस HF में, K प्लस है, F माइनस है, ये HF है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यहां हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां हो जाता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ये अनायन बनता है HF2 माइनस, तो ये सॉल्ट बन जाता है KHF2। ठीक है, सार्थक पिछले ये लिखना है, KHF2 जो है एग्जिस्ट करता है, ये समझ में आ रहा है किसकी क्या रीजन है? एवरीबॉडी ये समझ में आया क्या रीजन है इसका? बट HCl2 माइनस आयन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? सिंस देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Why NaHCO3 is a polymer not a dimer, ये अलग प्रॉपर्टी है, this will you will study this in a chemical bond, ये S block elements। written everyone? तो अब तुम्हें तो ये समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत सारी चीजें चेंज कर देता है, राइट? इट चेंजेस अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, और केमिस्ट्री में हर जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज है। अच्छा, आइस क्यूब्स को दो एक साथ रखा है कभी? वो चिपक जाते हैं, हैव यू ट्राइड दिस? ट्राई प्लेसिंग टू आइस क्यूब्स, they actually let's say stick to each other. What do you think is the reason? What do you think is the reason? The reason is hydrogen bonding। वहां भी रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चिपकता है। दो मेटल के ब्लॉक्स को रखोगे तो वो नहीं चिपकेंगे, बट आइस ब्लॉक्स रख दो वो चिपक जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है उनके बीच में।
ठीक है, तो यहाँ भी एक रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा, आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इसका रीजन क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोगे? व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यदि ये पूछे तो? नहीं, इसका कुछ बच्चे इसका भी आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मार करके आ गए थे, उसका रीजन डेंसिटी होता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज करता है चेंज, बट ये भी नहीं सोचना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका रीजन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? Everybody, is that clear or not? Okay, please write it down then. प्रेशर की वजह से स्टिक नहीं होता है, तो प्रेशर लगाओ श्रेयस। यदि प्रेशर की वजह से स्टिक होता है तो ट्राई अप्लाइंग प्रेशर ऑन टू मेटल ब्लॉक्स एंड डू दे स्टिक। KHF2 में समझा देता हूं आयुष, KHF2 में क्या हो रहा है? KHF2 में F माइनस जो है वो HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करके HF2 माइनस आयन बना लेता है। तो HF2, अच्छा एट वेरी हाई प्रेशर, अच्छा एक बात बताओ, दो मेटल के ब्लॉक बहुत हाई प्रेशर पे स्टिक करेंगे क्या मैं यदि चिपका के रखूंगा तो? Everybody, will two metal blocks stick when will keep them at high pressure? Obviously no. ऐसा कहां पड़ा है? तुम उसको मेल्ट कराओगे उसके बाद वो होगा, उसको मेल्ट करके एक कोई कॉमन बना लो वेल्डिंग टाइप तो होगा, राइट? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां रीजन थोड़ी है, वो तो अलाइंग हो गया, वेल्डिंग टाइप का हो जाएगा वो। वही कर रहा हूं ना आयुष, KHF2। ठीक है, देखो मैं समझा देता हूं। F माइनस जो है वो HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इज दैट क्लियर आयुष? F माइनस HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो F माइनस जब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है तो HF2 माइनस करके आयन यहाँ पे बन सकता है। ये HCl2 आयन नहीं बन सकता है बिकॉज there is no hydrogen bonding in case of Cl, and that is why this ion exists and this ion does not exist. Is that clear? Everybody, is that clear or not? अच्छा, एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि डेंसिटी आइस की कम क्यों होती है वाटर से? हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एनीथिंग टू डू इट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इसमें कुछ यूज है? डेंसिटी आइस की कम होती है पानी से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इसका कुछ लेना देना है? क्या लगता है आप लोगों को? कोई लेना देना नहीं है? व्हाट इफ आई से यस? एक्चुअली इसका रीजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिजिक्स का क्वेश्चन है तो फिजिक्स में क्या रीजन बताया तुम्हें कि आइस की डेंसिटी कम क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन? लैटिस, आइस का लैटिस नहीं होता, कोवेलेंट कंपाउंड होता है आइस। एवरीबॉडी, आइस का लैटिस नहीं होता, आइस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स का लैटिस होता है। आइस का लैटिस एनर्जी पढ़ा है तुमने? आइस मतलब कोवेलेंट कंपाउंड का भी लैटिस होता है। कोवेलेंट कंपाउंड का भी लैटिस पढ़ा है तुमने? हेलो हाँ बोलो। सर, मैंने ऐसा बुक में एक पढ़ा था कि आइस का एक रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। हाँ तो वो रेगुलर स्ट्रक्चर एक लैटिस की तरह होता है और फिर वो ब्रेक हाँ, करने में तो ज्यादा एनर्जी लगता है लैटिस इसीलिए। नहीं होता ना, लैटिस यूज करना गलत है ना वर्ड। हाँ, बट लैटिस के जैसा ही होता है ना, देखिए ना आइस का कैसे फ्लेक्स बनते हैं नहीं ना, तो बता वो रहा हूँ, लैटिस की वजह से ही एक्चुअली बनते आइस का ये स्ट्रक्चर है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल्स प्लेनर आ जाते हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ये जैसे 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया, तो अब बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा बेहतर होगा या हायर टेम्परेचर पे? लोअर टेम्परेचर पे हैं। इस लोअर। मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी रहते हैं,
तो आइस में क्या होता है, ये लेयर्स बन जाते हैं एक तरह से, लेयर्स। और ये लेयर्स जो है, ये लेयर जैसे एक लेयर बन गया, तो इसके नीचे एक और इस तरह का लेयर होगा, ठीक है, इसके नीचे एक और लेयर बन जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं। और ये बीच में काफी, और इसके वजह से बीच में काफी खाली जगह बच जाते हैं, तो इसको बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। और ये केज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से a lot of vacant spaces रहते हैं इसके अंदर। तो ये वैकेंट स्पेसेस जनरेट हो जाते हैं लो टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आने पे, और ये सारे एक प्लेन में आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। और दैट इज द रीजन वाई यहाँ वैकेंट स्पेस यहाँ बन जाएगा, फिर इस तरह से यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। और ये रीजन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये प्लेन में आएंगे, और इसकी वजह से इनका खाली जगह बढ़ जाएगा और इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। सर मुझे एक डाउट भी था कि वो जो आइस स्टिक करने का आप बोले ना, रिजिलेशन का, तो उसमें हमें बताया था लास्ट ईयर कि वो प्रेशर की वजह से आइस मेल्ट हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और फिर वो मेल्ट हो जाता है। नहीं वो सही है, मेल्ट होगा, लेकिन इतना प्रेशर नहीं लगाना पड़ता उसमें कि मेल्ट करे वो। हाँ, पर वो मेल्ट होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ स्टिक होता है ना। मेल्ट होने के वजह से स्टिक होता है? नहीं, अगर हम प्रेस किए तो जो बीच में प्रेशर की वजह से बॉइलिंग नहीं, पॉइंट जब कम तुम, होता है। यदि तुम आइस क्यूब को प्रेस करोगे ना, तो तुम हीट भी सप्लाई कर रहे हो एक्चुअली, ये देखो ना। नहीं, वो बीच में ऐसे मेल्ट हो जाएगा और वो जो वाटर है वो इवनली स्प्रेड हो जाएगा दोनों के बीच देखो में, और फिर वो बेस, क्रैक तुम भर जाएगा। सुन तो लो, क्रैक भरने का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो मेटल के केस में भी तो लकड़ी को चिपकाओगे तो क्रैक भर जाएगा, तो चिपकेगा थोड़ी। हाँ हाँ। तो बेसिक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं, चिपकता है तो इसका मतलब कोई नया रिजल्टेंट फोर्स तो आना चाहिए ना। नहीं, वो आइस, वो जो वाटर बीच में आ जाता है मेल्ट होने की वजह से, वो फ्रीज हो जाता है और उसकी वजह से वो बॉन्ड बन जाता है ना दोनों आइस क्यूब्स में। तुम बोलना चाह रहे हो उसको मेल्ट किया, बीच में पानी फ्रीज कर गया, और इसलिए फ्रीज करने के बाद वो, और उसके बाद वो बना, हाँ, वो यही ना? बीच में लास्ट ईयर था। नहीं देखो, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दैट वहां पे इतना इंटरेक्शन है जिसकी वजह से दो लेयर्स इंटरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तुमने आइस क्यूब्स, आइस बॉक्स बनते हुए देखा है? लाइक यदि तुम कभी गए हो हिली एरियाज में, तुमने देखा होगा कि नदी के ऊपर बर्फ की एक पूरी लेयर बन जाती है, तो हाँ। उसका भी तुम्हें लगता है कि कहीं प्रेशर लगता है क्या? नहीं। तो वहां भी तो रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, बड़े बड़े आइस के ब्लॉक्स बहुत आसानी से बन जाते हैं, रीजन क्या है? हाइड्रोजन हाँ हाँ, बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन। उनके बीच का इंटरेक्शन इतना अच्छा है कि वो अलाउ करता है, और आइस के बीच में काफी खाली जगह होते हैं, उसका रीजन है ये। फिजिक्स में जो तुम पढ़ रहे हो रेलिगेशन, रैपिड कूलिंग, फ्रीजिंग, वो एक सर्टेन कंडीशंस पे आता है। आइस में बहुत आसानी से हो जाता है, ये चीज मेटल में कहाँ होगी, ये चीज तुम वुडन ब्लॉक में कहाँ होगी, बट आइस में होती है। रीजन है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मेटल के केस में भी मेटेलिक बॉन्डिंग बोलेंगे। हाँ बेसिकली यदि कोई जो दो चीजें जुड़ रही हैं, यदि लिक्विड होने पे भी वो जुड़ पा रही हैं, इसका मतलब कुछ तो बॉन्डिंग का पंखा है ना। यहाँ तो हम केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो आप बॉन्डिंग की बात, तो वहां पर वो कॉन्सेप्ट है या नहीं? यदि कोई चीज चिपक रही है, इसका मतलब इंटरेक्शन है, तभी तो चिपक रही है। हाँ हाँ। फाइन, डन एवरीवन? एवरीवन written or not? This cage like structure, you can say cage structure of ice is also because of hydrogen bonding. This is also because of hydrogen bonding. Fine, written everyone? ये सबने लिख लिया? तो देखो मेनली जो केमिकल बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक ही है। बाकी जो वंडरवॉल फोर्स है वो थोड़ा सा है, इट विल टेक मोस्टली 10 to 15 मिनट्स, हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सी व्हाट हैव वी डन टुडे। आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? एवरीबॉडी, व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? भावेश, डेंसिटी आइस की कम है वाटर के वजह से। इसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के वजह से वो एटम्स लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लेन्स में आ जाते हैं, जिससे खाली जगह काफी क्रिएट हो जाती है। इज दैट क्लियर? और अरे तुम पूछोगे कि डेंसिटी किसी चीज की कम क्यों है, तो तुम बोलोगे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम कम है।
तो यही रीजन बताओगे ना तुम। फिजिक्स में तुमसे यदि कोई पूछे कि व्हाई इज डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन दैट ऑफ वाटर, तो व्हाट इज द रीजन यू गिव? बोलोगे सेम मास के लिए वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए डेंसिटी कम है, यही रीजन दोगे ना। तो अब यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि वो वॉल्यूम बढ़ क्यों रहा है। तो यदि तुमसे कोई पूछे कि डेंसिटी कम क्यों है, तो तुम ये आंसर दोगे। फिजिक्स में तो तुम यही आंसर दोगे कि डेंसिटी इसलिए कम है क्योंकि सेम मास का वॉल्यूम ज्यादा है। अब हम यहाँ केमिस्ट्री में ये बताएंगे ना कि वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? तो वॉल्यूम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को परमिट करने के लिए वो प्लेन में आ जा रहे हैं और उसके कारण खाली जगह काफी क्रिएट हो रहा है, राइट। तो अब बात कर लेते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो एक्सटेंट तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन है, ठीक है, कितने इंटरेक्शन हो सकते हैं। इंटरमोलिकुलर में सेम मॉलिक्यूल के अंदर, सॉरी इंट्रामोलिकुलर में सेम मॉलिक्यूल के अंदर, और इंटर में अगल बगल वाले पड़ोसी, ये सारी प्रॉपर्टीज जैसी होती हैं। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो क्या करता है एवरीबॉडी, वो वेपर प्रेशर ये सब बढ़ा देता है, सॉरी वेपर प्रेशर कम कर देता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है, वोलेटिलिटी कम करता है, ये उल्टा करता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पे क्या क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फेज चेंज कर सकता है, राइट। इट कैन चेंज फेज, राइट। जैसे H2O लिक्विड है, सोलिबिलिटी चेंज कर सकता है, सोलिबिलिटी का। फिर एसिडिक कैरेक्टर डिफाइन कर सकता है, फिर विस्कोसिटी अफेक्ट कर सकता है, डाइमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ इस तरह के सॉल्ट्स लाइक KHF2 बनता है बिकॉज F माइनस इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, HCl2 नहीं कर सकता, ठीक है। आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और इसमें एटम्स प्लेन में आने के लिए काफी वेकेंट स्पेसेस जनरेट कर देते हैं, और वो वेकेंट स्पेसेस जनरेट होने की वजह से, राइट, वो वेकेंट स्पेसेस जनरेट होने की वजह से, वो वैकेंट स्पेस जनरेट हो रहे हैं क्योंकि एटम्स प्लेन में लाई करना चाहते हैं, सेम प्लेन में लाई इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसान हो सकेगी, तो उससे वॉल्यूम इफेक्टिवली बढ़ जाता है और आइस की डेंसिटी कम हो जाती है। और रीजन यही है कि लोअर टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेहतर होता है, ठीक है, क्योंकि एटम्स स्टेशनरी रहते हैं, ठीक है, मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ गया इसलिए डेंसिटी कम हो गया। कुछ और भी केसेस हैं, जैसे देखो HF की बात करोगे तो HF हैज अ जिगजैग स्ट्रक्चर, HF has a zigzag structure, ठीक है। ये इसका रीजन क्या है, जिगजैग स्ट्रक्चर क्या है, देखो HF इस तरह से रहता है, एवरीबॉडी इसका रीजन क्या है बताओ, HF इस तरह से क्यों रहता है, एग्जिस्ट क्यों करता है, एवरीबॉडी क्या रीजन लग रहा है इसमें। एवरीबॉडी व्हाट इज द रीजन, HF ये इस तरह का जिगजैग पैटर्न क्यों फॉलो कर रहा है, कैन यू प्लीज टेल मी। देखो इसका रीजन है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है ना, तो ये भी तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लाने के लिए सेम लाइन में आ जाएगा, जैसे वो सेम प्लेन में आ जा रहा था ना ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से हो जाए, तो ये क्या कर रहा है, सेम लाइन में आ जा रहा है ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से हो जाए। इज दैट क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी, यहाँ 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 एक लाइन बन जाएगी, राइट। अच्छा लोन पेयर रिपल्शन होगा कहाँ, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होता है एवरीबॉडी, लोन पेयर रिपल्शन कहाँ से होगा, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर थोड़ी होता है, तो लोन पेयर रिपल्शन क्या जरूरत है। Why a straight line, s orbital spherical होता है ना, so a straight line is always required, s ऑर्बिटल स्फेरिकली ही बॉन्ड कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ और इस तरफ जा सकती है, कोई डायरेक्शन में है ही नहीं इसका, इसलिए स्ट्रेट लाइन। जैसे H2O अभी तो प्लेन में लाई कर रहा था, तो देखो ना यहाँ पे भी तो इसने स्ट्रेट लाइन में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया था, जब भी हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया स्ट्रेट लाइन में ही किया है, इस तरफ बॉन्ड कर रहा है, इस तरफ कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये जिगजैग स्ट्रक्चर लाइन में आ जाता है, इसका भी रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने के लिए हमने सीखा है कि प्लेन में होना चाहिए, लाइन में होना चाहिए, तो बेहतर होता है। और किसी को डाउट है आज के क्लास में? हाँ पॉलीमर में भी सेम ही होगा। जिगजैग क्यों लेकिन सरायु, लाइन में क्यों नहीं,
अरे क्योंकि यहाँ फ्लोरीन जो है वो थोड़ी जिगजैग फॉलो करेगा, फ्लोरीन को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोरीन के पास तो p ऑर्बिटल है ना। इज दैट क्लियर? फ्लोरीन के पास सरायु लोन पेयर्स हैं, तो फ्लोरीन अपनी जो लाइन बनाएगा तो वो तो मुड़ेगा ही ना, वो रिपेल करेगा एक दूसरे की तरफ। तो अब जो हाइड्रोजन की तरफ जो बॉन्ड बनेगा वो लीस्ट रिपल्शन के थ्रू जाएगा। इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन की तरफ जिस डायरेक्शन से वो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो तो लीस्ट रिपल्शन वाला होगा, तो वो घूम ही जाएगा। वो जिगजैग स्ट्रक्चर है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ इसको एक लाइन में रखता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और किसी को कोई डाउट है? चलो फिर गुड बाय।